तो आज आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें, जिसका नाम है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है, वैसे अगर देखा जाए तो चैप्टर जो है आपके पास इसमें थ्योरी वाला पोर्शन काफी ज्यादा रहता है, लेकिन उस थ्योरी के साथ साथ यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी इंटीग्रेटेड है, जहाँ पे आपको कई सारे लॉस भी सिखाए जाएंगे। देखने के लिए चैप्टर काफी लंबा रहेगा। अभी जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है चैप्टर बहुत लंबा जा रहा है, लेकिन अब कुछ बेसिक इसमें चीजें होती हैं इंक्लूडिंग लॉ, जो कि अब जब तक हम लोग आपको नहीं समझाएंगे तब तक आप लोग इसके न्यूमेरिकल भी नहीं कर पाओगे। तो न्यूमेरिकल करने के लिए इस चैप्टर में थ्योरी पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चैप्टर जो है आपके पास थर्मोडायनेमिक्स, और वैसे एक दूसरा चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बाद इक्विलिब्रियम। ये दोनों आपको एक जैसे ही लगेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट के बाद सीधा न्यूमेरिकल आपको दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये जो चैप्टर है आपका थर्मोडायनेमिक्स। इसमें देखो, सबसे पहले तो थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करी जाए तो थर्मोडायनेमिक्स मेरे पास जो वर्ड है, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स को देखोगे तो इस वर्ड का अपने पास एक मीनिंग है। यहाँ पे ना दो चीजें कंबाइन हो रखी हैं, एक तो है थर्मो और दूसरा होता है डायनेमिक्स। तो थर्मो का मीनिंग होता है अपने पास हीट, और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन। बिल्कुल सही। तो डायनेमिक्स मतलब कोई भी चीज जो कि अपने पास किस में हो, मोशन में। ठीक है, एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनेमिक। स्टैटिक मतलब रेस्ट, डायनेमिक मतलब मोशन। तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको हीट इन मोशन के बारे में पढ़ना है। हीट इन मोशन का मतलब है इस चैप्टर का फोकस रहेगा आपके पास हीट ट्रांसफर के ऊपर मेनली। कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कि हीट ट्रांसफर के ऊपर काम कर रहा है, जहां पर मेरे पास हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व है, इन सब की स्टडी आपको किसमें कराई जाएगी? थर्मोडायनेमिक्स में। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों का फोकस रहने वाला है पर हीट ट्रांसफर के बारे में, ऐसे प्रोसेस जो कि आपके हीट ट्रांसफर के ऊपर काम करते हैं। तो वो ब्रांच जो कि हमारे पास डील करेगी किसमें? एनर्जी की फॉर्म में और एनर्जी के इंटर कन्वर्जन में, उसको हम लोग कहते हैं अपने पास थर्मोडायनेमिक्स, जिसके ऊपर आपका ये चैप्टर है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस आपके सामने लिखी हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स को आपको पढ़ना क्यों जरूरी है, हम लोग आपको क्यों पढ़ा रहे हैं। देखो, आपके पास होता क्या है, आप जिस भी केमिकल प्रोसेस की आज की डेट में बात करोगे, अभी मैं केमिकल प्रोसेस जो वर्ड यूज कर रहा हूँ इसको आगे समझेंगे, सभी के सभी केमिकल प्रोसेस में एक चीज जरूर इन्वॉल्व होती है, वो है एनर्जी चेंज। ठीक है, अब एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो अब आपके माइंड में एक क्लैरिटी देगा कि व्हाट डू मीन बाय एनर्जी। ठीक है, एक वर्ड होता है हीट और एक वर्ड होती है एनर्जी। अब एनर्जी भी कई तरीके की होती है हमारे पास। तो अब ये क्या करता है जो थर्मोडायनेमिक्स है, ये आपको हीट, वर्क, और देखो क्या लिखा है उसके साथ, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसके बीच में रिलेशनशिप देगा। ठीक है, हीट और वर्क। हीट और वर्क का एग्जांपल क्या है आपके पास? जैसे आप ये सोचो कि मैंने एक बर्तन में पानी जो है वो गर्म करने के लिए रखा हुआ है। तो अगर आप पानी को गर्म करने के लिए रखते हो तो वहां पे वाटर क्या हो रहा है? वाटर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, वाटर आपका सिस्टम है, तो सिस्टम ने आपकी हीट एब्जॉर्ब करी, उसके बाद क्या हुआ? वो किसमें कन्वर्ट होने लग जाएगा? स्टीम में। जब बॉयल होगा तो वो एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, इट मींस वर्क डन हो रहा है सिस्टम पे। हीट एब्जॉर्ब करी, वर्क डन हुआ, इसके कारण क्या हुआ? उसकी स्टेट में चेंज आया। ठीक है, तो वही चीजें देखो यहाँ पे लिखी हुई है, हीट में, वर्क में और मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में हम लोग कई सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसमें इंटरनल एनर्जी रहेगी, इंथैल्पी रहेगी, एंट्रोपी रहेगी, इन सबको भी हम आगे देखते हैं। फिर उसके बाद देखो क्या क्या हो सकता है। इट प्रेडिक्ट्स डायरेक्शन ऑफ नेचुरल चेंज, लाइक व्हाट सर्कमस्टांसेस आर बेस्ट फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। अभी आपको एक एग्जांपल दे रखा है, डायरेक्शन ऑफ नेचुरल चेंज जो है। अब आपको पता होगा रस्टिंग ऑफ आयरन एक नेचुरल प्रोसेस होता है, लोहे को अगर हवा में भी रख देंगे तो भी उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, अब डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो आपके पास ये केमिकल प्रोसेस है, इसकी डायरेक्शन जैसे आप देखते हो केमिस्ट्री में एक रिएक्शन होती है फॉरवर्ड, एक होती है बैकवर्ड रिएक्शन। तो अब वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो कॉन्सेप्ट है ना, उस फॉरवर्ड और बैकवर्ड के कॉन्सेप्ट को अब आपको समझाएंगे कि वो असलियत में आया कैसे और क्यों हम लोगों को उसको पढ़ना जरूरी है। फिर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में ये प्रेडिक्ट कर सकता है, सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकता है, एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकता है। एक्सटेंट का मतलब है किस हद तक आपके पास कोई रिएक्शन आगे बढ़ेगी। मींस अभी तक आपने फॉर्मेशन देखी होगी, क्वेश्चन करते थे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में कि इसका इतना अमाउंट लेंगे तो ये इतना मिलकर के इतना बनाएगा। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पर भी फोकस रहता है किसका? अपने पास थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और उसके साथ साथ कई तरीके के रिलेशनशिप हम लोग यहाँ पर देखेंगे, मल्टीपल क्वांटिटीज के बीच में स्टैब्लिश करते हुए, जो कि किसी सिस्टम को पढ़ने के लिए जरूरी होती है, समझाने के लिए जरूरी होती है, और इसी के ऊपर काफी सारे लॉज भी अपने पास बने। फिर अगला जो है इसमें सेलिएंट फीचर्स में अगर आप देखोगे तो सेलिएंट फीचर्स का मतलब है कि ऐसी क्या चीजें हैं जो कि बिल्कुल हमारे पास एक्सक्लूसिव है थर्मोडायनेमिक्स में। सबसे पहले हम लोगों ने जब मैटर को स्टडी करा था, तो मैटर की स्टडी करते वक्त प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, वहां पे इंटरनल एनर्जी होती है। आज तक आप लोगों ने प्रेशर, टेम्परेचर के बारे में तो सुना होगा, लेकिन जैसे मैंने अभी कुछ वर्ड्स यूज करे, एंट्रोपी, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और उसमें भी कई सारी एनर्जीज आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी, इसके बारे में अब तक आपने नहीं पढ़ाई। तो ये जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है सिस्टम की, इनको स्टडी करना क्यों जरूरी होता है और कैसे हम लोग इसको स्टडी करते हैं, इसके साथ डील करती है आपकी थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, बाकी प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी तो हमारे पास वो क्वांटिटी हो गई जिसके बारे में आप इससे पहले पढ़ चुके हो। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग
माइक्रोस्कोपिक साइंस पर फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे? माइक्रोस्कोपिक साइंस पर। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम लोगों का जो थोड़ा बहुत अपने पास वो है इंक्लिनेशन वो रहेगा, बट हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा? मैक्रोस्कोपिक पर। मैक्रो का मतलब जानते हो? मैक्रो का मतलब है कि वो चीजें जो आपको आंखों से दिखाई दे रही है। माइक्रोस्कोपिक मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स में, उसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको नहीं मिलेगी, बट आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे मिल जाएंगी। जैसे किसी सिस्टम ने अपनी स्टेट चेंज करी, तो स्टेट चेंज करने का मतलब आप उसके टेम्परेचर चेंज के बारे में बता सकते हो, आप उसकी वॉल्यूम चेंज भी बता दोगे, प्रेशर चेंज भी बता दोगे। ठीक है, क्योंकि गैस को कंप्रेस करते हैं तो लिक्विड बन जाती है, तो आप कहोगे कि ठीक है वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब है कि प्रेशर किसी ने लगाया होगा। तो आपने मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ही बता दिया, आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी प्रेशर और वॉल्यूम को बताने के लिए किसी को। ठीक है, लेकिन हाँ मेरे को एनर्जी चेंज निकालना है, आपको एंट्रोपी एंथैल्पी चेंज निकालना है, तो आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना पड़ेगा। तो इस चैप्टर का जो मेन फोकस है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे रहेगा, और हाँ माइक्रोस्कोपिक लेवल को भी हम लोग पढ़ेंगे, बट हाँ अभी आपके पास उतना डिटेल्ड कंसर्न उसके पास इसमें नहीं रहता है। तो लिमिटेशंस की भी कुछ बात कर लेते हैं कि ऐसी क्या क्या चीजें जो आपको थर्मोडायनेमिक्स में नहीं पढ़ाई जाएंगी, या थर्मोडायनेमिक्स जिसके बारे में हमें नहीं बता सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो आपके पास रिएक्शन होती है, रिएक्शन के रेट को नहीं समझा सकता है। ठीक है, ये बस ये बता सकते हैं कि कोई रिएक्शन किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, फॉरवर्ड है बैकवर्ड है, पर कितना तेजी से फॉरवर्ड जा रही है, कितनी तेजी से बैकवर्ड आएगी, इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताते। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में चैप्टर हमारे पास डील नहीं करेगा। इसके लिए आपके पास एक चैप्टर होता है जिसका नाम होता है केमिकल काइनेटिक्स, या आप पढ़ोगे क्लास 12th में इस चैप्टर को। तो केमिकल काइनेटिक्स इससे डील करती है, रेट ऑफ रिएक्शन से। ठीक है, दूसरी बात होती है कि हमारे पास जो सिस्टम है, उस सिस्टम में जब आपका प्रोसेस इनिशियल से फाइनल स्टेट तक गया होगा, ठीक है, तो इनिशियल से फाइनल स्टेट तक जब वो जाएगा तो आप उसकी प्रॉपर्टीज भी यहां पर अपने पास मेंशन करोगे कि इनिशियल क्या थी, फाइनल क्या थी। लेकिन हम लोगों को जो थर्मोडायनेमिक्स है वो ये नहीं बता सकती कि सिस्टम ने एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए जो पाथ फॉलो किया था वो क्या था। ठीक है, मैकेनिज्म कहते हैं जिसको। तो जो मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है सिस्टम, यहां पर मैकेनिज्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, मैकेनिज्म का मतलब होता है जैसे मशीन्स होती है ना, मशीन्स क्या करती है, मशीन किसी मैकेनिज्म पे वर्क करती है। जैसे डोर भी होता है आपका, डोर में क्या होता है, डोर आपने देखा होगा कि दरवाजे होते हैं, दरवाजों पे उसे हिंज्ड सपोर्ट दे रखा है, तो आपको भी पता है कि मेरे को बस उसको दरवाजे को एक साइड से पुल एंड पुश करना है, मतलब टॉर्क लगाना है, तो जो हिंज्ड सपोर्ट है वो उसके अराउंड अपने पास रोटेट करता रहेगा, तो वो उसका मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, जो कि आपको देख के पता चल रहा है कि मशीन ऐसे काम कर रही है। थर्मोडायनेमिक्स में लिमिटेशन यही है कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो सिस्टम की प्रॉपर्टीज के साथ डील करता है, बट नॉट विद द मैकेनिज्म। ठीक है, उस सिस्टम ने क्या मैकेनिज्म फॉलो किया होगा जब उसमें कोई चेंज आया होगा, इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स आपको नहीं बताएगा। तो अब चलते हैं उस पार्ट से जहां से आपका मेनली ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा। सबसे पहले यहाँ पर जिस टर्म का हम लोग बार बार यूज कर रहे थे अभी तक, उसका नाम था सिस्टम। तो अब बात यहाँ पे समझते हैं सिस्टम की, कि सिस्टम हमारे पास क्या होता है। देखो सिस्टम बहुत सिंपल सी चीज है। सिस्टम क्या है? यूनिवर्स का वो पार्ट जो कि अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अंडर ऑब्जर्वेशन का मतलब है जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो। एक आपको एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप लोगों ने जैसे लैब में जब आप जाते हो तो आप लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर सारे एक्सपेरिमेंट करते हो, तो वो जो टेस्ट ट्यूब है ना आपकी, उतनी देर के लिए आपकी टेस्ट ट्यूब जो है वो सिस्टम है, क्योंकि अब आपकी टेस्ट ट्यूब गर्म होगी, ठंडी होगी, कलर चेंज होगी, वो सारी जो चीजें हो रही हो किसके अंदर हो रही है? टेस्ट ट्यूब में। तो वो जो टेस्ट ट्यूब है वो टेस्ट ट्यूब किसका एग्जाम्पल हो जाएगी? सिस्टम का। ठीक है, तो वो पार्ट यूनिवर्स का जो कि अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है उसको क्या कहते हैं हम लोग अपने पास? सिस्टम कहते हैं। अब सिस्टम में इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है कि आपके पास जो सिस्टम होता है ना, ये दो तरीके का होता है। ठीक है, ये होमोजीनियस भी हो सकता है आपके पास सिस्टम, और सिस्टम कैसा हो सकता है मेरे पास? हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। देखो होमोजीनियस सिस्टम का मतलब ये होता है कोई भी एक ऐसा सिस्टम जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल कॉम्पोजिशन है, वो आइडेंटिकल हो। ठीक है, हर एस्पेक्ट में आइडेंटिकल हो, थ्रू आउट द सिस्टम यूनिफॉर्म हो, तब उसको क्या मानेंगे हम लोग? एक अपने पास होमोजीनियस सिस्टम मानेंगे, अगर उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सिस्टम यूनिफॉर्म है तो। ठीक है, होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या होता है? हेट्रोजीनियस में आपके पास जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो हर मायने में आपके पास सेम नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आपको कुछ फेजेस में देखने को मिलेंगी या कुछ टुकड़ों में देखने को मिलेंगी। ठीक है, वो थ्रू आउट द सिस्टम एक जैसी नहीं रहेंगी। थ्रू आउट द सिस्टम अगर प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं तो होमोजीनियस, और थ्रू आउट द सिस्टम प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं है तो फिर वो सिस्टम कैसा हो जाता है मेरे पास? हेट्रोजीनियस सिस्टम हो जाता है। सिस्टम के बाद अब जो दूसरा वर्ड आता है यहां पर वो क्या रहता है अपने पास? सराउंडिंग्स। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग को आप लोग समझना। जैसा आप इसका एग्जांपल हो, आपकी टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ठीक है, तो वो तो आपने कह दिया कि भाई टेस्ट ट्यूब मेरी सिस्टम हो गई। अब सिस्टम को छोड़ करके बाहर जो कुछ भी बचा वो आपकी सराउंडिंग है, मतलब आपकी लैब का वो पार्ट जिसमें बच्चे खड़े हुए हैं, टीचर है वहां पे, लैब असिस्टेंट है,
तो ये सब किसके अंडर आ गया मेरे पास, सराउंडिंग। तो सिस्टम को अगर छोड़ दूं तो सिस्टम के बाहर जो कुछ भी बचेगा वो क्या होता है अपने पास, सराउंडिंग। और सबसे बड़ी चीज है कि सिस्टम और सराउंडिंग मिल करके किसको बनाते हैं अपने पास, यूनिवर्स को। इसका मतलब है कि अगर सिस्टम और सराउंडिंग्स को एक साथ जोड़ दिया जाए तो सिस्टम और सराउंडिंग्स को एक साथ जोड़ने पे आपको क्या मिलेगा यहां पर, यूनिवर्स। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, अभी वो वाले यूनिवर्स की बात नहीं हो रही है जिसमें हम लोग रहते हैं। यूनिवर्स का मतलब है कि यहाँ पे दो चीजें, सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर के क्या बना हुआ है, यूनिवर्स बना हुआ है। जैसे आप अर्थ को लो, अगर आप कहो कि हम लोग यहाँ पे अर्थ पे रह रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कहते हो कि अर्थ के बियॉन्ड जो भी चीज है वो यूनिवर्स है। क्यों? क्योंकि आप अर्थ पे रह रहे हो तो आप सारी चीजें अर्थ के रिस्पेक्ट में बता रहे हो, इट मींस अर्थ आपका सिस्टम है। ठीक है, अब उस सिस्टम के बाहर जो कुछ भी बच गया वो आपके पास क्या हो गई, उसकी सराउंडिंग हो गई। जुपिटर है, सैटर्न है, मून है, मार्स है, वो सब सराउंडिंग्स है। और ये सब किसका पार्ट है, ये सब किसका पार्ट है, अर्थ, मून, जुपिटर, सन, सब किसका पार्ट है अपने पास, यूनिवर्स का, जिसके अंदर गैलेक्सी भी आ गई। तो वैसे ही यहां पर थर्मोडायनेमिक्स में होता है, सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर के किसको बनाते हैं अपने पास, यूनिवर्स को बनाते हैं। अब सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में ना आपके पास क्या होती है, बाउंड्री होती है। जैसे आपने बोला था कि अपने पास क्या है यहां पर, ये टेस्ट ट्यूब है। तो टेस्ट ट्यूब मेरे पास ओपन तो है यहां पर बात है कि आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी रिएजेंट डाला होगा, यहां पर ये क्या बनी हुई है, ये बाउंड्री बनी हुई है। सिस्टम तो ये रहा और सिस्टम के बाहर क्या है मेरे पास, सराउंडिंग है। तो सिस्टम और सराउंडिंग को किसने सेपरेट कर रखा है, एक वॉल ने। ठीक है, एक वॉल ने या फिर किसने, एक बाउंड्री ने। तो इसका मतलब है कि सिस्टम और सराउंडिंग्स हमेशा एक बाउंड्री से अपने पास क्या रहेंगे, सेपरेटेड रहेंगे। तो ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है, इंटरफेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग को। ठीक है, जो कि आपके एनर्जी, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी कुछ और होगी, सराउंडिंग की कुछ और होगी, तो एनर्जी के बीच में हो गया इंटरफेस। और सिमिलरली आपके किसके बीच में हो गया, दूसरी चीज है यहाँ पे मास। सिस्टम का मास बाहर है, सराउंडिंग का मास। तो मास और एनर्जी का जो आपके पास इंटरफेस है, उसको कौन अलग कर रहा है यहाँ पर, सिस्टम सराउंडिंग के, बाउंड्री। अभी जो बाउंड्री है, इसी बाउंड्री को ना हम लोग वॉल भी कहते हैं। ठीक है, बाउंड्री को ये क्या नाम दिया गया है, दूसरा वॉल। ये दो तरीके की होती हैं, एक होती है रिजिड और एक होती है नॉन रिजिड। अब आप रिजिड और नॉन रिजिड का मीनिंग यहाँ पे समझना। यहाँ पे रिजिड और नॉन रिजिड में ना ऐसा मत समझना कि जो ठोस है वो रिजिड और जो नॉन रिजिड है वो आपके पास ठोस नहीं है, वो वाली चीज नहीं। रिजिड का मतलब ये होता है कि आपकी जो वॉल है ना वो मूवेबल नहीं है, इमूवेबल है। इमूवेबल होने का मतलब ये होता है कि जब भी कभी रिजिड बाउंड्री की बात होगी, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है कितना होता है, 0। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम वर्क कितना है, 0। जैसे एक एग्जांपल के लिए, हम लोग जिस रूम में अभी बैठे हुए हैं, रूम पूरा कंक्रीट का बना हुआ है। ठीक है, अगर इसके अंदर कभी गैस एक्सपैंड करती है, तो गैस एक्सपैंड करने की कोशिश करे तो जब वो दीवार पे धक्का लगाएगी ना, तो दीवारों को कुछ नहीं होगा। इट मीन्स है कि प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर किसने लगाया, गैसेस मॉलिक्यूल्स ने, जिसके कारण वॉल्यूम भी गैसेस का ही एक्सपैंड हो रहा है। तो जो वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन कर रही है ना गैसेस ऑन दी वॉल ऑफ दिस रूम, तो उसके कारण क्या हो रहा है, ये जो वॉल है वो मूव नहीं कर पा रही है। तो वॉल इमूवेबल है ड्यू टू प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो अगर आपकी वॉल इमूवेबल है जबकि उस पर प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन हो रहा है, तो इसका मतलब है वो वॉल कैसी रही होगी, अपने पास रिजिड रही होगी। अब नॉन रिजिड में क्या होता है, नॉन रिजिड में ना आपकी जो वॉल है वो मूवेबल होती है। ठीक है, मूवेबल का मतलब है कि जैसे आपने बोला कि भाई मेरे पास कोई कंटेनर था, पर उस कंटेनर की आपके पास जो वॉल है, सोचो कि वो बिल्कुल कंक्रीट की नहीं बनी हुई है। ठीक है, वो वॉल आपके पास रबर की बनी हुई है। रबर हो सकता है, स्टील हो सकता है। अब अगर आपके पास कोई वॉल है, ये रूम है पूरा, ठीक है, मैं बोलता हूं कि इसकी जो वॉल है किसकी बनी हुई है, रबर की हो सकती है, आप कह दो ये स्टील की है। रबर और स्टील कैसे है नेचर में, इलास्टिक है, नॉन इलास्टिक है, ये इलास्टिक नेचर के हैं। और इलास्टिक में क्या होता है अपने पास, एक्सपेंशन। इलास्टिक एक्सपैंड भी कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कंक्रीट नहीं कर सकती, पर स्टील और रबर कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक बहुत बड़े चांसेस थे कि अगर कभी यहां पर एक्सपेंशन होता तो ये वॉल मेरे पास कैसी होती, मूवेबल होती। ठीक है, तो यहां पे प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, अब एक इसमें एडियाबैटिक वॉल होती है और एक डाइथर्मिक वॉल होती है। ये ना हीट एक्सचेंज के ऊपर इसको नाम दिया गया है, एडियाबैटिक और डाइथर्मिक। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, हीट को हम लोग जिस लेटर से डिनोट करते हैं उसका नाम होता है Q। ठीक है, तो आपके पास जो एडियाबैटिक वॉल होती है ना, एडियाबैटिक वॉल में कोई भी हीट चेंज जो है या हीट एक्सचेंज है अक्रॉस द वॉल नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे आपने वो देखा होगा, हम लोग पानी को गर्म रखने के लिए थर्मस फ्लास्क यूज करते हैं।
बट वो जो थर्मस फ्लास्क होता है उसकी भी अपनी एक लाइफ होती है भाई, 12 से 18 घंटे तक ही गर्म रखता है, उसके बाद ठंडा हो जाता है। तो अगर मैं कहूं आपने एक ऐसा थर्मस फ्लास्क बना दिया जिसके अंदर मैं गर्म पानी डालूं, वो अब जिंदगी भर गर्म रहे। इसका मतलब है कि वो जो वॉल है, मतलब एक सिचुएशन है कि आप कहो कि वो जो वॉल है ना, वो मैं ऐसी बनाना चाह रहा हूं जिसके थ्रू कभी हीट एक्सचेंज हो ही ना पाए, तो वो पानी जिंदगी भर गर्म रहेगा। तो अगर आपने ऐसी वॉल बना दी तो ऐसी वॉल कौन से अपने पास उसमें आ जाएगी कैटेगरी में, एडियाबैटिक वॉल में। तो एडियाबैटिक वॉल में जो हीट एक्सचेंज है ना, वो अपने पास क्या है, नहीं हो सकता है। तो इसलिए Q की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, 0। इट मीन्स है कि हीट ट्रांसफर यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, होती है तभी तो पानी ठंडा होता है, नहीं तो पानी कभी ठंडा ही नहीं होगा। तो आप के पास जो ज्यादातर वॉल्स होती है ना, ये डाइथर्मिक होती है। ठीक है, डाई मीन्स होता है टू, थर्मल मीन्स होता है यहाँ पे हीट। तो यहाँ पे अपने पास टू वे हीट ट्रांसफर होता है, अंदर से बाहर भी हो सकता है, बाहर से अंदर भी हो सकता है। तो डाइथर्मिक वॉल में जो हीट एक्सचेंज है वो पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पर जो क्यू है, मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कर रही है, वो 0 नहीं है। पिछले वाले में 0 थी। कहते हैं कोई भी हीट सिस्टम को छोड़ के बाहर नहीं जाएगी और ना कोई हीट सिस्टम में अंदर आएगी। और अगर ऐसा हो सकता है तो क्या पता ये टू साइडेड हो, टू वे भी होता है ये। ठीक है, जो भी आपका हीट एक्सचेंज प्रोसेस है वो बोथ साइडेड काम करता है। तो उस तरीके की वॉल को हम लोग कैसी वॉल कहते हैं, फिर एक डाइथर्मिक वॉल। ठीक है, ये है आपके पास वॉल्स एंड बाउंड्रीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप नहीं बना सकते ऐसा, आप 95-96% एफिशिएंसी अचीव कर लोगे, 100% नहीं कर सकते। तो बाउंड्री ऑफ वॉल में डिफरेंस क्या होगा? बाउंड्री जो है ना, वो एक मैकेनिकल बाउंड्री हो गई, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में जो वॉल हम लोग यूज करते हैं, वो आपके पास पहली बात तो जो वॉल है वो मैकेनिकल है। ठीक है, और वो रिजिड और नॉन रिजिड है। बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री आपके पास हाइपोथेटिकल होती है, रियल भी हो सकती है, हाइपोथेटिकल भी हो सकती है। अभी जो रियल और हाइपोथेटिकल है ये क्या है, देखो रियल का मतलब है कि एक्चुअली आपका कंटेनर क्लोज्ड है। ठीक है, हाइपोथेटिकल है कि आप मान करके चल रहे हो कि मेरे पास जो सिस्टम है वो बस इतने एरिया में वर्क कर रहा है, उसके बाहर आपने सराउंडिंग यहाँ पे कंसिडर करी हुई है। तो बाउंड्री कैन बी रियल और हाइपोथेटिकल, बट जो वॉल है ये कैसी होगी, हमेशा ये आपके पास रियल ही होगी। और रियल में भी दो टर्म्स पे होगी, या तो अपने पास वो रिजिड है या फिर नॉन रिजिड है। ठीक है, बाकी एक उसमें होगी एडियाबैटिक एंड क्योंकि अपने पास ये डाइथर्मिक। आगे आते हैं अभी यहां पर टाइप्स ऑफ सिस्टम पे कि आपके पास सिस्टम कितने तरीके के होते हैं। देखो सिस्टम की अगर बात करी जाए ना, तो सिस्टम के आपके सामने यहाँ पे जो टाइप लिखे हुए हैं आप देख सकते हो। यहाँ पे ओपन सिस्टम है, क्लोज्ड है, आइसोलेटेड है। ओपन सिस्टम क्या होता है, देखो ओपन सिस्टम का मतलब है वो सिस्टम जो कि अभी सराउंडिंग्स में आपने ओपन रखा हुआ है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, अगर आप चाय बोलते हो कि अपने पास जो चाय है वो किसी कप में रखी हुई बिल्कुल गर्म चाय है, ठीक है, और मैं उसको ला करके किसी के सामने सर्व कर दूं, एकदम सामने रख दूं, तो थोड़ी देर बाद वो चाय क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि उसने हीट एक्सचेंज किया। हीट एक्सचेंज नहीं किया होता तो ठंडी कभी भी नहीं होती, तो हीट एक्सचेंज हुआ। अब मैं दूसरी चीज आपसे पूछूं कि क्या चाय का जो मास था या उसकी क्वांटिटी थी, क्या उसमें भी कमी आई होगी या नहीं आई होगी? आई होगी। क्यों आई उसके क्वांटिटी में कमी? क्योंकि वो इवेपोरेट भी तो हो रही थी, वेपर की फॉर्म में ही। तो वहां से आपने देखा होगा जब चाय अपने पास ठंडी होती है तो चाय के वेपर्स भी निकलते हुए दिखेंगे। इसका मतलब हीट एक्सचेंज भी हुआ और दूसरा एक्सचेंज कौन सा हुआ, मास एक्सचेंज भी हुआ। तो ओपन सिस्टम में दोनों चीजें पॉसिबल है। कौन कौन सी? ओपन सिस्टम में आपके पास मैटर का एक्सचेंज भी होता है और एनर्जी का एक्सचेंज भी होता है। मैटर का मतलब है कि किसका एक्सचेंज हो रहा है, मेरे पास मास का। तो इसका आप एग्जांपल क्या ले सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है हॉट कॉफी इन एन ओपन फ्लास्क, ठीक है, या हॉट टी इन एन ओपन फ्लास्क, क्योंकि एनर्जी भी एक्सचेंज करेगी और मास भी एक्सचेंज करेगी, दोनों चीजें यहां पर रहेंगी। अब दूसरा आता है क्लोज सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम की अगर मैं बात करूं, अब आपने बोला कि भाई चाय अपने पास जैसे रखी थी और कॉफी रखी थी ना कप में, एक काम करो इसको ना ऊपर से ढक दो। ठीक है, अब अगर आप ढक करके रख देते हो तो क्या आपकी चाय या कॉफी ठंडी नहीं होगी? होगी, बस समय थोड़ा ज्यादा लगेगा ठंडे होने में। तो हीट एक्सचेंज तो अभी भी हो रहा है, बट कौन सा एक्सचेंज बंद कर दिया आपने? मास एक्सचेंज बंद कर दिया, क्योंकि आपने उसके ऊपर प्लेट लगा दी। वेपर जब ठंडी होके कंडेंस होगी वो वापस उसी में गिर जाएंगी, तो मास एक्सचेंज गायब हो गया। और कौन सा एक्सचेंज यहां पर था अभी? सिर्फ अपने पास अब एनर्जी एक्सचेंज। तो क्लोज सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज तो पॉसिबल होती है, बट अपने पास वहां पे मास का एक्सचेंज नहीं हो सकता। और तीसरा होता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में ना तो एनर्जी एक्सचेंज होती है और ना ही आपके पास मास एक्सचेंज होता है। ठीक है, जैसे थर्मोस फ्लास्क होता है ना, थर्मोस फ्लास्क पूरा बंद होता है, ऊपर से भी बंद होता है, और उसकी जो वॉल्स है वो कैसी होती है, मेरे पास वो वॉल्स होती है जिसमें कभी भी आपके पास हीट एक्सचेंज नहीं होगा। अब थर्मस फ्लास्क का मतलब जो हम लोग अपने घर में यूज कर रहे हैं, ठंडा तो वो भी हो जाता है, पर मैंने बोला हम ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई आपने ऐसा बना दिया इसमें कभी हुई ना। ठीक है,
कभी भी ठंडा नहीं हो रहा तो हीट एक्सचेंज भी नहीं हो रहा, और ऊपर से लिड बंद कर दी तो मास एक्सचेंज तो वैसे ही नहीं हो रहा था। तो इसलिए तीसरे टाइप का सिस्टम कौन सा हो गया मेरे पास यहाँ पर, आइसोलेटेड। तो जो थर्मस फ्लास्क है, थर्मस फ्लास्क हमारे पास कैसा एग्जाम्पल होते हैं, एक आइसोलेटेड सिस्टम का। ये है आपके पास टाइप्स ऑफ सिस्टम। अचीव नहीं कर सकते आप, किसी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रह सकता है वो, बट नॉट फॉर वो लाइफ टाइम। नहीं, उसमें क्या होता है, थर्मस फ्लास्क में तो आपकी ग्लास होती है पहले, फिर ग्लास के बीच में उन्होंने वैक्यूम भरा हुआ होता है, मेटल नहीं लगाते हैं कभी भी। और फिर उसके बाहर भी हम लोगों ने जो मटेरियल लगा रखा होता है वो इंसुलेटेड होता है, कॉटन वूल भरी हुई होती है उसमें, क्योंकि वो हीट को एक्सचेंज नहीं करती है, मटेरियल नॉन कंडक्टिंग होता है। तो एयर गैप जो होता है ना, एयर गैप भी खाली कर देते हैं, वो वैक्यूम बनाते हैं वहां पे, एयर बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि एयर कंडक्शन कर सकती है। तो जो कंपनी पैसा लेती है ना, आपने देखा होगा कि जो बॉटल है वो 300 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, वो 300 से लेकर के आपके 2.5 3 5 हजार तक की भी आती है। तो उसमें पैसा इसी बात का होता है कि इंसुलेशन कितनी अच्छी दी है कंपनी ने। वहां से जो वैक्यूम है वो एक बार जब आपने क्रिएट कर दिया, तो जब बार बार बॉटल खुलती है, जब बार बार बॉटल यूज होती है, तो कुछ ना कुछ एयर एंटर करती है। तो कंपनीज का काम ये होता है कि जीरो एंटर एयर करे, फिर उस वॉल के बीच में जीरो एयर एंटर करेगी, तो वो आपके पास लाइफ टाइम ऐसा बन के रहेगा कि आपको पूरी जिंदगी वो 16 से 18 घंटे आपके पानी को गर्म या ठंडा बनाए रखेगा। देखो टाइप्स ऑफ सिस्टम में अभी हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी, आपके पास ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम के 3 एग्जांपल बने हुए। इसमें हमने आपके लिक्विड सिस्टम को ओपन रखा हुआ है, तो ये लिक्विड है, ये उसके ऊपर वेपर है, क्योंकि भाई इवेपोरेशन तो पॉसिबल हो गई, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। तो आपकी वेपर यहां से बाहर निकल रही है, जो कि किस में जा रही है, यहां से सराउंडिंग्स में जा रही है। दूसरे वाले में आपने क्या करा, आपने लिड लगा दी। अब आपने जब लिड लगाई तो लिड लगाने से एक चीज हुई कि जो वेपर है ना, वो यहां से बाहर नहीं जा पा रही है, टकरा के इसी में इंट्रैप रहेंगी, इसी के अंदर गिर जाएंगी। लेकिन ये जो वॉल है, वॉल कैसी है मेरे पास, ये कंडक्टिंग है। अब अगर कंडक्टिंग वॉल है तो ये क्या कर सकता है, ये हीट एक्सचेंज करा सकता है। इसका मतलब है Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर कंडक्टिंग वॉल है तो Q की वैल्यू यहां पर 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर जरूर हुआ होगा। लास्ट में क्या करा आपने, पूरा ही बंद कर दिया इसको, और बीच में ये आप देख रहे हो गैप, ये इंसुलेशन कर रखी है हमने, यहाँ पे एयर तक नहीं छोड़नी है आपने, एयर भी यहां से बाहर निकाल दी। थर्मस फ्लास्क जो होते हैं वो भी इसी पे काम करते हैं, उसमें एयर भी नहीं होती है बीच में, वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं कंप्लीटली। तो अब ना मास एक्सचेंज होगा और ना ही आपके पास क्या होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा। तो ये इंसुलेटिंग वॉल है, इंसुलेटिंग वॉल है, तो Q की वैल्यू कैसी हो जाएगी यहां पर 0। इसी को हम कहते हैं एडियाबैटिक। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया एडियाबैटिक का, ये एडियाबैटिक वॉल है। और पहले वाले में जो वॉल थी वो कैसी थी मेरे पास, डायथर्मिक वॉल थी। डायथर्मिक वॉल में हीट एक्सचेंज पॉसिबल रहता है, एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं रहता है। ठीक है, ये है अपने पास सिस्टम जो अभी हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अब आपके पास वो प्रॉपर्टीज आ रही हैं जो कि किसी भी सिस्टम को समझने के लिए जरूरी होती है, और ये है हमारे पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक का मतलब है कि वो प्रॉपर्टीज जो कि सिस्टम की स्टेट को देख करके, अपनी आंखों से देख करके बताई जा सकती हैं। इसमें 2 हम लोगों को पढ़नी है, एक तो रहेंगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, जो कि अभी हम लोग आगे देखेंगे ही, और अभी उसके आगे भी देखेंगे कि आपके पास जो सिस्टम है उसको ये प्रॉपर्टीज किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती है। चलो सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की। देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के आपको यहां पर एग्जांपल दिख रहे होंगे और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के यहां पे एग्जांपल दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पर पहले तो इस बात पे आ जाते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो डेफिनेशन वाइज है वो कैसे डिफर करती है। क्या होती है बताओ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज? इंटेंसिव मास पे डिपेंड करती है, एक्सटेंसिव मास पे डिपेंड नहीं करती है। अरे उल्टा, इंटेंसिव जो होती है आपके पास वो मास पे इंडिपेंडेंट होती है और एक्सटेंसिव वाली मास पे डिपेंड करती है। देखो जो इंटेंसिव होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है मास इंडिपेंडेंट, मतलब इस सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज है जो कि सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं कर रही हैं। और दूसरी कौन सी होती है अपने पास, एक्सटेंसिव। ये कैसी होती है, ये मास डिपेंडेंट होती है, मतलब ये किस बात पे डिपेंड करेंगी, सिस्टम के मास पे, कि आपके सिस्टम का मास कितना है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता देता हूं, अगर हम लोग कोई 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो निकालते हैं ना, कोई भी 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जब भी डिवाइड किया जाता है तो उससे जो नई प्रॉपर्टी बनती है वो इंटेंसिव होती है हमेशा। एक एग्जांपल के लिए, जैसे
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल में आप मास और वॉल्यूम को देख रहे हो। आप मुझे बताओ, अगर मैं मास और वॉल्यूम को डिवाइड कर दूं तो मास और वॉल्यूम को डिवाइड करने पे क्या क्वांटिटी बनती है? डेंसिटी। डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसमें से मास और वॉल्यूम तो कैसी क्वांटिटी थी? एक्सटेंसिव। पर डेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है मेरे पास? इंटेंसिव। तो जब आपने रेशियो निकाला ना दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, तो उससे जो नई प्रॉपर्टी बनकर के आई वो कैसी है? इंटेंसिव नेचर की है। ये होता है आपके पास एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में रिलेशन। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो किसके यील्ड करके देता है आपको? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी की। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए आपने कई सारे यहां पर फॉर्मुले पढ़े होंगे। जैसे आपके सामने फॉर्मुला है, तो मास अपॉन वॉल्यूम किसका फॉर्मुला हो गया? डेंसिटी का। इसका मतलब मास और वॉल्यूम को आपने डेंसिटी में चेंज कर दिया। ठीक है, किसमें? सरफेस टेंशन तो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन के लिए होती है सरफेस एनर्जी, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अभी नहीं पढ़ा है चैप्टर, अभी पढ़ोगे आप उसमें। सरफेस टेंशन जब इसमें वर्क डन किया जाता है पर यूनिट एरिया, नहीं एक्सटेंड, इसके लिए जो फॉर्मूला है ना सरफेस टेंशन का, अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स और एरिया के टर्म्स में। ठीक है, तो उसमें जो फोर्स और एरिया जो टर्म यूज हो रही है उससे वो कन्वर्ट होगा। अब एक्सटेंसिव का मतलब ये है कि आपको कोई क्वांटिटी देखनी है ना, जैसे ये था मास है, मास को कोई ये लिख सकता है। ठीक है, तो मास कैसी क्वांटिटी थी मेरे पास? एक एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है? एक्सटेंसिव है। ये कैसी प्रॉपर्टी है? एक इंटेंसिव। और वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी थी आपके पास? एक एक्सटेंसिव। तो आपने एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इन द टर्म्स ऑफ इंटेंसिव और एक्सटेंसिव अपने पास वो कर दिया। ठीक है, बना करके दिखा दिया। ये नहीं कि मास को बदल दिया पूरा, एक्सटेंसिव से इंटेंसिव लेगा, नहीं, एक्सटेंसिव को इन द टर्म्स ऑफ इंटेंसिव आपने डिफाइन करके दिया कि भाई मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, जिसमें वॉल्यूम एक्सटेंसिव बट ये इंटेंसिव है। तो ये होता है कहने का मतलब कि इट कैन बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ इंटेंसिव। एक्सटेंसिव को उसके टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, वैसे इंटेंसिव को एक्सटेंसिव पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके सामने यहाँ पर फॉर्मुले बने हुए होते थे वो इसी बात पे काम करते हैं। अगला आते हैं इसमें स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स पे। देखो स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स क्या है? जब भी कोई प्रोसेस एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे आगे बढ़ता है तो आपको नहीं पता है कि उसने बीच में अपने पास कितने फेजेस लिए हैं। ठीक है, एक एग्जांपल आपको बताता हूं, बहुत एक कॉमन एक जनरल एग्जांपल है। सोचो कि जैसे आप अपने दोस्त के घर गए, ठीक है, अब आप अपने दोस्त के घर जाते हो तो वहां पे क्या होता है कि भाई हो सकता है कि उसके घर में खाना पहले से बना हुआ रखा है। ठीक है, अब उसके घर में अगर खाना पहले से बना के रख रखा है किसी ने, तो आपको जब सर्व करेंगे तो ठंडा तो नहीं सर्व करेंगे, क्या करेंगे? उसको पहले गर्म करेंगे फिर आपको सर्व किया जाएगा। लेकिन बात क्या है कि वो जो फूड था हमारे पास, जो मेरे पास प्रिपेयर्ड फूड था, ये इनिशियली कैसा था? हॉट, गर्म था जब ये बना होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ये क्या हो गया होगा आपके पास? ठंडा हो गया होगा। फिर आप पहुंचे, आपके लिए उन्होंने इस ठंडे फूड को क्या करा? दोबारा गर्म करा और ये वापस से क्या हो गया? गर्म हो गया। तो आपको थोड़ी पता चलेगा कि ये खाना कब बना है, कि ये खाना दिन में 12 बजे बना है। आपको लगेगा भाई 5 बजे बना है अभी अभी। क्यों? क्योंकि ये तो शुरुआत में भी गर्म था और अभी भी गर्म है, लेकिन उसके बीच एक स्टेज और क्रॉस करके आया है। वो कौन सी? पहले ठंडा हुआ, उसके बाद फिर से क्या हुआ? वो गर्म हुआ। तो बात क्या है, आप किसको देख रहे हो? आप देख रहे हो कि खाना पहले क्या था और खाना अब क्या है। ये सिस्टम की कौन सी स्टेट हो गई? इनिशियल। और ये कौन सी हो गई? फाइनल हो गई। तो इसका मतलब है आपको बस इस बात से मतलब है कि भाई ये पहले क्या था और अब क्या है। ठीक है, उसके बीच में क्या हुआ मुझे उस चीज से लेना देना नहीं, मुझे तो बस खाने से लेना देना है कि भाई खाना गर्म होना चाहिए। ठीक, खाने का ये कॉन्सेप्ट होता है, गर्म ही खाया जाता है। अब जो खाना ठंडा खाया जाता है उसको ठंडा सर्व करेंगे। तो अब इस चीज को हम लोग कहते हैं सिस्टम की स्टेट, कि सिस्टम इनिशियली कहां था और सिस्टम आपका फाइनली कहां पर यहां पे पहुंच चुका है। तो इसके लिए कई सारी प्रॉपर्टीज इससे डील करती है, वही हम लोगों को यहां पर पढ़ना है। तो जैसा आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम मींस द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम व्हेन इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैव डेफिनेट वैल्यूज एंड व्हाट आर द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, जो आपको आंखों से दिखाई दे रही है। जैसे आपने खाने को टच करके क्या बता दिया था? गर्म है। ठीक है, तो आपने उसका क्या मेजर करा वहां पे? टेम्परेचर। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। तो आपने सिस्टम को किसकी वैल्यू पे डिफाइन करा है? ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर विच इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो आपके लिए जो सिस्टम की एग्जिस्टेंस है ना, वो किस कंडीशन पे काम कर रही है? वो इस कंडीशन पे काम कर रही है कि वो गर्म है या नहीं है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर पे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, जो कि किसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से डिफाइन हो रहा होगा। अभी आपके लिए वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या थी? टेम्परेचर थी। ठीक है,
अब अगर मैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को चेंज कर दूं तो सिस्टम की स्टेट भी चेंज हो जाएगी या नहीं? हो जाएगी। जैसे आपके पास पानी है, अगर आप पानी को गर्म करोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वेपर में। और अगर पानी को ठंडा करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा अपने पास? आइस में। तो अगर आप वाटर को देखोगे तो वाटर में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, और टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है? मैक्रोस्कोपिक है, मैक्रो है, ठीक है। अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में। और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। आइस कैसी फॉर्म है? सॉलिड। वेपर कैसी फॉर्म है? गैसियस। और वाटर कैसी फॉर्म में रहता है? लिक्विड। तो टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है? टेम्परेचर आपके पास कैसी क्वांटिटी थी? एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। तो जब आपने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को चेंज करा ना, तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से चेंज होने पर किस में चेंज आ गया? स्टेट में भी चेंज आ गया। तो यही चीज आपको बता रहे हैं कि सिस्टम की जो स्टेट है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को फिक्स रखा है या फिर अपने पास क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। तो स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ये बात हम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, सबसे जरूरी चीज, ठीक है। अब आते हैं स्टेट वेरिएबल्स पे। स्टेट वेरिएबल्स, देखो स्टेट वेरिएबल्स क्या है? स्टेट वेरिएबल्स ना आपके पास प्रॉपर्टीज हैं। ये जो स्टेट वेरिएबल्स आप देख रहे हो ये क्या है? मेरे पास प्रॉपर्टीज हैं। मतलब वो प्रॉपर्टीज जो कि सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए एट अ टाइम मेरे पास जरूरी होती हैं। तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट प्रॉपर्टीज। जैसे अभी मैंने एक बहुत अच्छी चीज का यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया था। इसमें क्या चेंज हो रहा है? इसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है। भाई आपको भी पता है कि जो पानी है, पानी कम जगह घेरेगा और उस पानी के कंपैरिजन में जो भाप बन के निकल रहा है वो ज्यादा जगह घेरेगी। तो किस चीज में चेंज आया आपके पास? वॉल्यूम में। तो इट इज अ स्टेट वेरिएबल। कौन सी प्रॉपर्टी स्टेट वेरिएबल हो गई आपके पास? वॉल्यूम, ठीक है। टेम्परेचर भी कैसी हो गई आपके पास? एक स्टेट वेरिएबल है, क्योंकि अगर आप देखोगे स्टीम को, तो स्टीम गर्म होती है तो वो ज्यादा जगह घेर रही, और पानी ठंडा होता है तो इसलिए वो कम जगह घेर रही। तो इसलिए टेम्परेचर भी कैसी क्वांटिटी हो गई? एक स्टेट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम की स्टेट को चेंज करने के बिहाइंड क्या थे? अपने पास रीजन थे। तो वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम को चेंज करने के पीछे रीजन रहती है ना, सिस्टम की स्टेट को, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्टेट वेरिएबल्स। अब मैं प्रेशर लगाऊंगा गैस पे, तो गैस पे जब प्रेशर लगाते हैं तो गैसेस किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में। तो आपने बोला कि गैसेस को अगर हम लोग प्रेशर प्रोवाइड कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मेरे पास लिक्विड में। तो आप तो गैस से लिक्विड आ गए, और उसके लिए आपने किसका सहारा लिया? प्रेशर का। तो प्रेशर इज ऑल्सो अ स्टेट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि सिस्टम की स्टेट के साथ साथ जैसे जैसे सिस्टम की स्टेट वेरी कर रही है उसके साथ साथ प्रेशर भी चेंज हो रहा है। या मैं कहूं जैसे जैसे मैंने प्रेशर चेंज करा सिस्टम की स्टेट भी चेंज होनी शुरू हो गई, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग अपने पास? स्टेट वेरिएबल। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पर जो कि आपके माइंड में कंफ्यूजन पैदा करेगी, उसका नाम होता है स्टेट फंक्शन। देखो स्टेट फंक्शन में और स्टेट वेरिएबल में अपने पास क्या फर्क है? सबसे पहले आप यहां पर इसकी डेफिनेशन में पढ़ सकते हो कि स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं। ये सिस्टम की वो प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपके सिस्टम की स्टेट क्या है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ और मैनर बाय विच द स्टेट इज रीच्ड। जिसका भी मैंने एग्जांपल सबसे शुरू में दिया था। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसमें ना इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिस्टम कितने स्टेप से गुजर करके किसी स्टेज से इनिशियल से फाइनल तक पहुंचा। मतलब आपका खाना जो था शुरू में वो भी गर्म था और फाइनली भी वो हॉट है, ठीक है। आपको नहीं पता कि इसको बीच में ठंडा हुआ उसके बाद इसे दोबारा गर्म करा। मेरे को क्या मतलब है पहला कैसे थे और ये अब क्या है, ठीक है। तो गर्म करने का मतलब है कि मैं यहां पर क्या टेम्परेचर की बात कर रहा हूं क्या? तो अगर आप टेम्परेचर की बात करोगे तो टेम्परेचर कैसा फंक्शन हो गया मेरे पास? एक स्टेट फंक्शन हो गया। भाई ठंडा पानी है, एक जगह गर्म पानी है। अब आपको थोड़ी पता है कि ये जो गर्म पानी है, ये गर्म पानी को हो सकता है किसी ने पहले ठंडा किया उसके बाद दोबारा गर्म किया हो, ठीक है। या फिर आपके पास जैसे फूड वाला एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, तो इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब आ गए। ये सब क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इस बात की इंडिपेंडेंट होती है कि सिस्टम को किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक पहुंचाने में कितने स्टेप लगे होंगे। हमें बस ये देखना है कि ये पहले क्या था और ये अब क्या है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी ना आपके पास सम होती है वो सभी एनर्जीज का जो कि उस वक्त वो सिस्टम पोजेस कर रहा होगा, ठीक है। अब इसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी निकालते कैसे हैं। वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी होती है, मैक्रोस्कोपिक पे भी। जैसे काइनेटिक, जैसे मॉलिक्यूल्स कभी भी आपके पास उसमें नहीं होते, रेस्ट में नहीं होते, वो हमेशा घूम रहे। तो इसका मतलब है कि अंदर एक एनर्जी हमेशा है, वो है काइनेटिक एनर्जी। अब अगर कोई पार्टिकल का मास है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, बट आप कभी उसकी बात ही नहीं करते हो मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो इसलिए हमने कहा था कि थर्मोडायनेमिक्स मॉलिक्यूलर लेवल पे डील नहीं करती है। तो अब आपको वही चीज इंटरनल एनर्जी में पढ़ाई जाएगी कि सिस्टम की जो एनर्जी है या किसी बॉडी की जो एनर्जी है वो किन किन बातों से इन्फ्लुएंस हो सकती है, उसी को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो ये सम होती है ऑफ ऑल द एनर्जीज जो कि एट अ टाइम कोई
सिस्टम अपने पास पजेस कर रहा है। वॉल्यूम कम होती है, टेम्परेचर घटाएंगे वॉल्यूम कम होगी, ठीक है। नहीं, वाटर से आइस गए ना, तो टेम्परेचर कम करा ना पानी का, तो आइस बन गया। आइस बन गया तो वॉल्यूम कम होती है। वो तो तब करेगी ना जब आइस को वाटर लाएंगे। नहीं, उल्टा और कम। आपने ये नहीं देखा कि जब हम बर्फ जमाते हैं तो अगर आपने एक कटोरी में पूरा भर करके वो लिया होगा पानी, तो उसमें जब बर्फ जमेगी तो उसकी लेयर थोड़ा सा नीचे को रहती है। आप सही कह रहे हो, आइस एक्सपेंड करती है, पर अब बात तो यही ना कि आप आइस जो एक्सपेंड कर रही है वो इसलिए कर रही हो क्योंकि वो आइस बन चुकी है। मैं कह रहा हूं जब वो वाटर से आइस बन रहा है, जब वाटर से आइस बन रही है तब एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। और हाँ, वाटर में एक एनामलस बिहेवियर होता है। होता क्या है कि सभी बॉडीज को जब हीट किया जाए ना तो वो क्या करती है, अपने पास एक्सपैंड करती है। वाटर में ऐसा नहीं है। वाटर पहले 0 से 4 तक कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर अबव 4 एक्सपैंड करता है। ठीक है, ये होता है। और वैसे ही किसी भी बॉडी को अगर हम लोग ठंडा करेंगे तो ठंडा करने में पहले कॉन्ट्रैक्शन होती है, हमेशा ही कॉन्ट्रैक्शन होती है। इसमें उल्टा है, ठीक है। इसमें पहले अपने पास एक्सपेंशन होती है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होती है। हाँ। तो अभी अभी हम लोगों ने जो स्टेट फंक्शन पढ़ा उसमें भी बताया कि भाई मुझे सिस्टम के पास इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट से अगर मतलब है तो ऐसी थर्मोडायनेमिक फंक्शंस को हम लोग कौन सा फंक्शन कहेंगे आपके पास, स्टेट फंक्शन। लेकिन आपने बोला नहीं भाई, मुझे तो ये भी बताओ कि आपने अगर ये पानी गर्म किया है, खाना गर्म किया गैस पे, तो कितनी बार किया, गैस फ्लेम को किस उस पे रखा था, लेवल पे, लो थी, मीडियम थी, हाई थी। तो इसका मतलब आप पाथ के बारे में जानना चाहते हो। आप जान रहे हो कि भाई रास्ता क्या चुना है यहाँ पर सिस्टम ने एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का। तो ऐसे फंक्शंस जो कि डिपेंड करते हो आपके पास पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम टू अचीव दैट स्टेट, इसको बोला जाता है अपने पास पाथ फंक्शंस। जैसे वर्क होती है ना, वर्क और हीट, वर्क और हीट आपके पास किसका एग्जांपल है यहाँ पर अपने पास, पाथ फंक्शंस का। ठीक है, क्योंकि अगर आपको हीट की कैलकुलेशन करनी है तो आप ये नहीं कर सकते कि भाई इनिशियली क्या है फाइनली क्या है, क्योंकि उसके बीच में भी तो हीट ट्रांसफर हुआ, आपने वो तो छोड़ दिया, तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। क्योंकि आप तो कह रहे हो कि ये तो पहले भी खाना ठंडा था अभी भी ठंडा है। अरे भाई क्या पता किसी ने गर्म करके फिर ठंडा करा हो, तो आपने बीच वाला हीट ट्रांसफर छोड़ दिया है। और वर्क डन, ये वो वाला फिजिक्स वाला वर्क डन नहीं है, ठीक है। क्योंकि उल्टा जो फिजिक्स का वर्क डन है, एक चीज आपको बता देता हूं, फिजिक्स में आप लोगों ने वर्क डन पढ़ा होगा। फिजिक्स में जो आप लोगों ने वर्क डन पढ़ा है, वर्क डन में क्या पढ़ा आप लोगों ने फिजिक्स में, क्या वो पाथ पे डिपेंड करता है क्या वर्क डन? फिजिक्स में जो आप वर्क डन पढ़ करके आए वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना फोर्स लगा कितना डिस्प्लेस हुआ। फिजिक्स में आप यही तो पढ़ते हो ना, कोई आदमी है उसने अगर यहां से चलना शुरू किया, ये ए से पहले बी गया और बी से वापस सी आ गया, तो वर्क डन कितना हुआ ए से सी तक? 0। कहेंगे इसने कोई भी वर्क डन नहीं किया, क्यों? क्योंकि जहां से शुरू किया था वहीं खत्म कर दिया। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं करना है, केमिस्ट्री वाला जो वर्क डन है ये पाथ डिपेंडेंट है। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। देखो अगला टॉपिक है आपके पास यहाँ पर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम वर्ड का हम लोग मीनिंग समझेंगे, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। कौन बताएगा मेरे को इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस्ड, ठीक है, स्टेबल नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है मेरे पास, बैलेंस्ड। अब आपके पास ना एक फिजिक्स में इक्विलिब्रियम होता है। फिजिक्स में जो इक्विलिब्रियम आप पढ़ते हो, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि सोचो अपने पास कोई चेयर रखी हुई है, तो जैसे यार चलो चेयर को हटाते हैं। आप लोगों ने एक वो गेम देखा होगा जिसको हम लोग टग ऑफ वॉर कहते हैं। तो टग ऑफ वॉर जो होता है जिसमें रस्सी को दोनों साइड से खींचा जाता है। अब सोचो कि 10 लोग इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, 10 लोग उधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, पर हम देख रहे हैं कि कोई ना अपनी जगह से हिल ही नहीं है। ना रस्सी मेरे पास आधा सेंटीमीटर इधर जा रही है ना इधर। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें फोर्स नहीं लग रहा, उसमें फोर्स तो लग रहा है बट वो अपनी जगह से हिल नहीं रही। इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि उस पे एट अ टाइम मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, बट मल्टीपल फोर्सेस एक्ट करने के बावजूद बॉडी ने अपनी शेप और साइज को और पोजीशन को चेंज नहीं किया। ठीक है, वैसे केमिस्ट्री में भी इक्विलिब्रियम होता है, और ये कौन सा इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक का मतलब है कि जहां पर हम लोग मेनली किस चीज की स्टडी करेंगे, हीट एंड एनर्जी की। तो किसी भी सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तभी माना जाता है अगर उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आ रहा है समय के साथ। किस में चेंज नहीं आना चाहिए? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इन सब में। अब ये 3 तरीके के होते हैं, मैकेनिकल भी होता है, थर्मल भी होता है, केमिकल भी होता है। ठीक है, मैकेनिकल भी है, थर्मल भी है, केमिकल भी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका जो सिस्टम है उसकी जो इनिशियल स्टेट है आप इसको देखोगे, और उसके साथ साथ क्या देखोगे, सिस्टम की फाइनल स्टेट को। इसी से हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, इक्विलिब्रियम।
अब देखो मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, मैकेनिकल का मतलब होता है मूविंग, ठीक है। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि देयर इज नो मैकेनिकल मोशन एंड द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। ये होना चाहिए इन, देयर इज नो मैकेनिकल मोशन इन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, देयर इज नो मैकेनिकल मोशन एंड द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। आपके सिस्टम में कोई मैकेनिकल मोशन तो वैसे भी देखने को नहीं मिलेगी, और उसके साथ साथ सिस्टम के पास क्या नहीं चेंज होने चाहिए, मेरे पास प्रेशर और वॉल्यूम नहीं चेंज होने चाहिए, क्योंकि फिर इससे क्या होता है, इससे जो आपका वर्क है ना प्रेशर वॉल्यूम वाला, ये चेंज हो जाता है। तो मेन चीज हम लोग ये कहना चाहते हैं, जो वर्क डन है ना प्रेशर वॉल्यूम वर्क का, वो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, वर्क डन बाय द प्रेशर वॉल्यूम इज 0, ठीक है। दूसरा होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल का मतलब होता है हीट। तो इस समय हम चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में कोई भी हीट का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए सराउंडिंग के साथ, हीट जो है वो कांस्टेंट बनी रहनी चाहिए। और लास्ट होता है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम आपको तब देखने को मिलेगा जब मेरे पास यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो ऐसी कई रिएक्शन है जो फॉरवर्ड बैकवर्ड काम करती है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम तब आपको देखने को मिलता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, ठीक है। इसको भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर ही है आपके पास, उसका नाम ही यही होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक है केमिकल और एक है आपके पास आयोनिक। तो इसके ऊपर जब चैप्टर आएगा तब इसको और डिटेल में स्टडी कराया जाएगा आपको। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पर, कि आपके पास जो प्रोसेस हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने हैं वो कितने तरीके के हैं। देखो ये वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास जब न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में ऐसे टर्म्स लिखी हुई होती हैं कि कोई एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, कोई आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा है, बट बताएंगे नहीं कि उसमें हो क्या रहा है। वो आपने जब डेफिनेशन में पढ़ा था तो आपको याद होना चाहिए कि आइसोथर्मल में क्या हुआ, एडियाबैटिक में क्या हुआ, बायरिक में क्या हुआ, आइसोकोरिक में क्या हुआ। सबसे पहला प्रोसेस जो यहाँ पर हमारे पास होता है वो होता है आइसोथर्मल। देखो आइसो का मतलब होता है सेम या इक्वल, थर्मल का मतलब होता है हीट। तो कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जो कि आपकी इक्वल हीट पर आगे बढ़े। इक्वल हीट पर आगे बढ़ने का मतलब है कि आपने क्या नहीं चेंज किया होगा सिस्टम का, टेम्परेचर, ठीक है। यहां पर सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है, मेरे पास कांस्टेंट रहता है। तो किसी भी सिस्टम में अगर कोई चेंज आया है और उस चेंज को मैं किस पे लेकर के आ रहा हूं, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेके आ रहा हूं, तो इसका मतलब वो कैसा प्रोसेस था आपके पास, आइसोथर्मल। मतलब ना सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करी और ना ही सिस्टम ने हीट अपने पास यहां पर रेडिएट करी, ठीक है। अगला है एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में आपके पास जो सिस्टम है, ठीक है, उस पे ना तो कोई हीट सिस्टम को एंटर करती है ना ही कोई हीट सिस्टम को लीव करती है, ठीक है। अब इस तरीके के प्रोसेस में ना टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है। यहां पे ध्यान रखना कि जो सिस्टम का टेम्परेचर है ना वो मेरे पास क्या हो रहा होगा, वो चेंज हो रहा होगा, ठीक है। सिस्टम का टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है, बट सिस्टम क्या नहीं कर रहा है, सिस्टम अपने पास हीट को एक्सचेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। किसके साथ नहीं करेगा, सराउंडिंग के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए हीट ट्रांसफर नहीं होता। अगले वाले में टेम्परेचर चेंज हो रहा है बट उसके बाद भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। किसमें, एडियाबैटिक में। अभी आपको पढ़ाएंगे कि कैसे होता है, अभी आप देखोगे इसके आगे भी एग्जांपल आएंगे। आइसोबारिक पे आ जाते हैं। देखो आइसोबारिक जो यहाँ पे यूज हो रखा है, आप बार का मीनिंग आप लोग याद रखना, बार का मीनिंग होता है प्रेशर की एक यूनिट भी होती है बार, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जो कि किस पे चल रहा हो, मेरे पास एक कांस्टेंट प्रेशर पर। तो इस समय आपने सिस्टम का जो प्रेशर वो चेंज नहीं किया है, कांस्टेंट प्रेशर है। आइसोकोरिक में जो एक कोरिक वर्ड है ये वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं, तो इस समय हमारे पास जो वॉल्यूम है सिस्टम की वो क्या बनी रहती है, कांस्टेंट। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि सिस्टम को अगर एक ओरिजिनल स्टेट तक आप लौटा देते हो जिसमें उसके बीच में कई सारे चेंजेस आए होंगे तो वो साइक्लिक है। और एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है कि किसी भी समय सिस्टम में अगर उसने फॉरवर्ड डायरेक्शन चूज करी थी तो मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको वापस चलाऊं। वैसे देखा जाए तो प्रोसेस कोई भी रिवर्सिबल नहीं होता है। इस बार अभी हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबल क्यों नहीं हो सकता है। कहने के लिए वो आपको ऊपरी तौर पर हो सकता है रिवर्सिबल देखने को मिल रहा हो, बट कोई भी प्रोसेस 100% रिवर्सिबल नहीं होता है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। साइक्लिक में तो क्या है कि साइक्लिक में आपने सिस्टम में जहां से शुरू किया था ना उसके अंदर कई सारे चेंजेस आए होंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में, पर वो वापस वहीं तक पहुंच गया जहां पे वो था। रिवर्सिबल में क्या है कि आप ये नहीं कह रहे हो मल्टीपल स्टेजेस है, पहले फॉरवर्ड जा रही थी रिएक्शन A2 भी जा रही थी, अब B2 आ सकती है, बस ये है। हाँ पर इसमें मल्टीपल स्टेजेस इन्वॉल्व होती है ना, इसमें सिर्फ एक स्टेज होती है और वो भी एट एनी स्टेज रिवर्स कर दूं, एट एनी स्टेज, ठीक है। जैसे साइक्लिक प्रोसेस के अंडर आप ऐसा समझना कि मेरे पास कोई एक A है, पहले आप इसको B तक ले जा रहे हो, फिर ये C गया,
उसके बाद डी आया और डी से आप वापस कहां पे ले आए इसको, ए पे। तो ये तो साइक्लिक प्रोसेस है, पर साइक्लिक प्रोसेस के अंडर ए से बी था ना, अगर मैं इसी ए से बी को बी से ए वापस ले आऊं तो साइक्लिक के अंदर ही आपके पास एक कंडीशन बन गई किसकी, रिवर्सिबिलिटी की। तो किसी भी स्टेज पर मैंने अगर सिस्टम को रिवर्स पाथ पे अगर चला दिया तो वो हो जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में तो मल्टीपल स्टेजेस इन्वॉल्व हैं चेंज के लिए, और आपने जहां से शुरू करा आप वापस वहीं पहुंच गए। और रिवर्सिबल में क्या होता है कि मैं सिस्टम को किसी भी समय पर उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं। ठीक है, ये होता है आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जैसा अभी हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी रिवर्सिबल प्रोसेस की, वही आ गया यहाँ पे। सबसे पहली चीज तो हम लोग ध्यान रखेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जिसको मैं उसकी ओरिजिनल स्टेट तक लौटा सकूं, वो जहां से उसने शुरू किया था हम वहीं पर लौटा दें। तो फाइनल स्टेट से वापस कहां पर आना है आपको, इनिशियल स्टेट पे। लेकिन बात यह है कि एग्जाम्पल के तौर पर आप भले ही बहुत सारे रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ते हो, बट हमारे पास एज सच कोई रिवर्सिबल प्रोसेस होता नहीं है यूनिवर्स में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना कि देयर इज नो या देयर इज नन 100% रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये हम लोग एक आइडियल कंडीशन लेकर के चल रहे हैं। ये जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस लिखे हुए हैं ना, ये कौन सी कंडीशन में लिखे हुए हैं आपके पास, आइडियल कंडीशन में लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग्स। अब आप स्प्रिंग को ऐसे खींचते हो तो वो वापस क्या कर लेता है, अपने जो शेप है उसको रिगेन कर लेता है। ठीक है, बट अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग ना मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं, आपने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं देखा है। ठीक है, कि उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन आई है आप उसमें एटम्स तक उसने अपनी स्टडी नहीं करी। क्यों? क्योंकि जब आपने उसको डिफॉर्म किया होगा तो एटम्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आया होगा। तो आपने एनर्जी को स्टडी नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसके लिए तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना पड़ेगा। आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देख के बता रहे हो कि भाई स्प्रिंग जैसी थी वैसी तो दिख रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने भी एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए सब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ही आपके पास काम करते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे तो कोई भी प्रोसेस आपके पास रिवर्सिबल नहीं रहेगा। ठीक है, कभी भी नहीं कर सकते आप कोई भी प्रोसेस, कभी भी 100% रिवर्सिबिलिटी को अचीव नहीं करा सकते हैं हम लोग। ठीक है, एडियाबैटिक कंप्रेशन एक्सपेंशन गैसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस है, फ्रिक्शनलेस मोशन है सॉलिड्स का, आइसोथर्मल कंप्रेशन एक्सपेंशन दे रखा है। जितने भी एग्जांपल है ठीक है रिवर्सिबल की कैटेगरी में है, बट नॉट 100% रिवर्सिबल। तो अपने पास जितने भी प्रोसेस होते हैं ना नेचर में, ज्यादातर इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, मोस्टली इरिवर्सिबल है। इसमें आप ओरिजिनल कंडीशन तक नहीं पहुंच सकते कभी भी। ठीक है, कुछ भी करके नहीं पहुंच सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे इसमें दे रखा है रिलेटिव मोशन विद फ्रिक्शन। अब रिलेटिव मोशन विद फ्रिक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक बार जमीन पे अगर आप चले तो जैसे आपने पैर या अपने जूते रखे होंगे ना जमीन पे, तो आपका जूता घिसा जरूर होगा। ठीक है, चाहे उसमें लेस देन 1% वो घिसा हो, बट घिसेगा जरूर। तो ऑब्वियसली बात है कि जब रिलेटिव मोशन होता है दो सरफेस के बीच में, तो सबसे पहले जो सरफेस है ना, सरफेस की आपके पास जो फिनिशिंग है वही खराब हो जाती है। तो आपका जो सिस्टम है वो कभी भी रिवर्सिबल अपने फॉर्म में नहीं पहुंच सकता है जहां से उसने शुरू किया है। थ्रॉटलिंग है अपने पास, हीट ट्रांसफर दे रखा है, डिफ्यूजन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब किसके एग्जांपल हो गए अपने पास, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के। ठीक है, थ्रॉटलिंग का मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम को जब आप एक्सेलरेट करते हो, ठीक है, कभी भी उस सिस्टम को अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ना, वहां पर जो रेट है उस चेंज को जो अपने पास बढ़ा रहा है उसको आप और एक्सेलरेट अगर करोगे, तो थ्रॉटल का मतलब होता है उसके बीच में जो सफर करेगा वो प्रोसेस। तो जो थ्रॉटलिंग होती है, थ्रॉटलिंग कई तरीके से होती है। जैसे थ्रॉटल हम लोग वर्ड यूज करते हैं, बाइक्स में भी यूज करते हैं, हम एक्सेलरेटर देते हैं तो कहते हैं थ्रॉटल आप पुश कर रहे हो। क्योंकि जब आप थ्रॉटल दोगे तो थ्रॉटल देने से क्या होता है, जो फ्यूल है वो एंटर करता है आपके वहां पे गैस चैम्बर में, फ्यूल चैम्बर में, और उसके कारण जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेट करता है। तो थ्रॉटलिंग का मीन्स होता है, थ्रॉटलिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास प्रोसेस है उसको एक्सेलरेट करना। ठीक है, तो अगर कभी भी किसी प्रोसेस को एक्सेलरेट या डेसेलरेट किया जाएगा तो इट मींस थ्रॉटल कर रहा है आपका प्रोसेस। ठीक है, वो रिवर्सिबल चेंज नहीं होता, वो भी एक इरिवर्सिबल चेंज है। तो एक बार अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, आप स्पीड कम कर दो तो आपने बात यह कि आपकी फ्यूल तो कंज्यूम हो गई होगी ना, आप फ्यूल कैसे रिवर्स कराओगे। 100 ml आपने फ्यूल डाला था, जब आपने थ्रॉटल दिया होगा, आपने एक्सेलरेट कराया होगा, तो 10 ml फ्यूल तो जल ही गया होगा। अब 100 का अगर 10 चला गया तो आप रिवर्स थोड़ी कहोगे कि आपका प्रोसेस रिवर्स हो सकता है, क्योंकि आपने फ्यूल तो जला दिया है उतना। आगे आ जाते हैं अब इंटरनल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी के चेंज को। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, नया भी है और इंपॉर्टेंट भी है। देखो, अभी मैंने यहां पर थोड़ी देर पहले बात करी थी कि आपने इंटरनल एनर्जी के बारे में ज्यादा सुना नहीं होगा। अब इसका नाम है जैसा इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब आप जिस भी सिस्टम को स्टडी कर रहे हो, सिस्टम की जो भी आपके सामने स्टेट निकल करके आ रही है, तो आप उसकी एनर्जी अपने पास क्या करोगे, यहां पर मेजर करोगे। ठीक है, कि वो कितना गर्म है, कितना ठंडा है।
पर बात यह है कि वो जो एनर्जी आपके सामने अवेलेबल थी, आपने ये नहीं देखा कि ये एनर्जी के पीछे कितनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल है, क्योंकि उसके अंदर जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, हमेशा मोशन में होंगे। तो अगर कोई किसी के पार्टिकल्स अगर मोशन में है, कोई भी सिस्टम है, इसके पास पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, क्या आपको लगता है हमेशा रेस्ट पे रहते हैं क्या? ये किस में रहते हैं हमारे पास? रैंडम मोशन में। ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, और अगर ये रैंडम मोशन कर रहे हैं तो इनके पास कौन सी एनर्जी आ गई? और एक एनर्जी तो इनके पास हमेशा रहती है, कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी रहती है। अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि यार मेरे पास तो ये जो लिक्विड था, ये लिक्विड सरफेस ना गर्म हो रखी है, तो आपने बस इतना बोला गर्म हो रखी है, तो आपने बोला इसके पास हीट एनर्जी है। पर उस हीट एनर्जी के पीछे रीजन क्या है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। आपने इसको स्टडी नहीं करा, तो इसका मतलब है जिस एनर्जी की आप बात कर रहे हो ना, वो एनर्जी कौन सी है? इसकी इंटरनल एनर्जी है। तो इंटरनल एनर्जी क्या करती है? कंप्राइज करती है, इसमें कई सारे इंटरनल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी अगर है वहां पर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो वो सभी तरीके की एनर्जी का जो सम है वो किसके अंडर आ जाता है मेरे पास? इंटरनल एनर्जी के अंदर। तो इंटरनल एनर्जी आपके पास सम होती है ऑफ ऑल द एनर्जीज प्रेजेंट या अवेलेबल एट द सिस्टम एट अ पर्टिकुलर टाइम, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? यू से। ठीक है, इंटरनल एनर्जी को किससे डिनोट किया जाता है अपने पास? यू से। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर के। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे सिस्टम की क्या बढ़ती चली जाएगी? इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। तो क्या हम इसको एक स्टेट फंक्शन कह सकते हैं? स्टेट फंक्शन क्यों है ये? क्योंकि ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? आपके पास सिस्टम की स्टेट पर। ठीक है, कि आपके पास इनिशियली सिस्टम किस स्टेट में था, फाइनली किस स्टेट में। क्योंकि अगर आप इतना भी मेजर कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आया है। ठीक है, ये होता है इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपके पास। अब आते हैं इंटरनल एनर्जी ऐसा स्टेट फंक्शन पे, कि आपके पास जो इंटरनल एनर्जी है ये स्टेट फंक्शन क्यों है। सोचो आपके पास ना कोई सिस्टम है, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है अभी शुरुआत में जो हम लोगों ने ले रखी हो, कितनी ले रखी है? ui। ठीक है, मतलब इनिशियल। ये आपके पास मिडल वाली, और लास्ट वाली इंटरनल एनर्जी क्या कह दी आपने? फाइनल हो गई। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ होगा? आपने ना टेम्परेचर बढ़ाया होगा। पहले आपने बोला कि आपने T1 टेम्परेचर करा, फिर उसके बाद एक बार आपने और टेम्परेचर बढ़ाया, कितना करा यहाँ पर? T2 टेम्परेचर रेस करा। तो ऑब्वियसली बात है कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो भाई बढ़ती चली जाएगी। यही चीज होगी अपने पास यहाँ पर। अब क्या होता है कि हमें ये बताया गया है कि अगर आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है ना, डेल्टा यू, तो आप क्या करोगे? यू फाइनल में से क्या माइनस कर दोगे? यू इनिशियल माइनस कर दोगे। मतलब इसको इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं? उसके पीछे क्या रीजन होता है, अभी आप फर्स्ट लॉ में पढ़ोगे। ठीक है, होता क्या है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो ऑब्वियसली बात है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर ये लिक्विड था तो ये एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। तो आपने जब टेम्परेचर दिया तो सिस्टम ने वर्क करा, ठीक है, वो एक्सपैंड कर रहा है। अब सिस्टम जब वर्क करेगा तो वर्क के पीछे क्या होता है? जहां भी वर्क होता है वहां पर एनर्जी होती है। ठीक है, वर्क इज एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी यहां पर लगी होगी, फिर आपने फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो इसने फिर से एक्सपेंशन करा, तो फिर से वर्क डन हुआ, फिर से एनर्जी लगी। तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो सिस्टम ने जो भी यहां पर वर्क डन करा है, वो वर्क डन सिस्टम में किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? इन दी फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो बात यह है कि जो भी वर्क डन हो रहा है ना वहां पे सिस्टम पर, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सिस्टम भी वर्क डन कर रहा है, तो आप भी तो कर रहे थे। तो सिस्टम पे आप जो भी वर्क डन कर रहे हो किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा है? इन दी फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो अगर मेरे को चेंज निकालना है ना इंटरनल एनर्जी में, तो मैं क्या देखूंगा? सिस्टम की सिर्फ फाइनल स्टेट देखूंगा, और क्या देखूंगा? उसकी इनिशियल। तो मैं यू फाइनल में से यू इनिशियल माइनस कर दूंगा, मिडल वाली का कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है, आपने जो वर्क डन किया था उसी वर्क डन को इसने अपने पास स्टोर कर लिया है। किसकी फॉर्म में? इन दी फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे, इसके ऊपर पूरा लॉ बना हुआ है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो अगर आपको चेंज निकालना है तो चेंज कैसे निकालेंगे? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करके। अब भाई इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि हो सकता है कि आपका जो यू फाइनल है वो ज्यादा रहा हो यू इनिशियल से, तो डेल्टा यू की वैल्यू कैसी आएगी? और अगर आपका इंटरनल एनर्जी जो थी फाइनल वाली, अगर वो कम रह जाती है एज कंपेयर टू इनिशियल, इसका मतलब है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो कैसा है? नेगेटिव है। ठीक है, तो आप बस स्टेट देखो, कह रहे हैं आप बस स्टेट देखो, आप पाथ मत देखो कि सिस्टम ने पाथ क्या फॉलो किया है।
आप इनिशियली और फाइनली देखो, कह रहे हैं आपके जो सारे आंसर वो निकलते चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए इंटरनल एनर्जी मेरे पास कैसा होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है, ये पाथ फंक्शन नहीं है। कैसा फंक्शन है आपके पास, ये स्टेट फंक्शन है। इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं आपके पास हीट के कॉन्सेप्ट पे कि ये हीट का कॉन्सेप्ट क्या है और ये हीट का कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। देखो, जो हीट होती है, हीट ना हमारे पास एक क्राइटेरिया है। ठीक है, अब हीट किस चीज का क्राइटेरिया होता है, जो कि आपको हेल्प करेगा किसी भी सिस्टम की एनर्जी को बताने के लिए कि उसमें एनर्जी चेंज कितना है, और दूसरा क्या करेगा, ये आपको टेम्परेचर चेंज नापने में यहां पर अपने पास हेल्प करेगा। तो जहां भी कभी हीट की बात होगी ना, वहां पर वर्क की जरूर बात होगी। ठीक है, क्योंकि अगर किसी बॉडी को हीट किया गया है, किसी बॉडी को अगर आपने हीट किया, तो ऑब्वियसली बात है कि उसने हीट एब्जॉर्ब करी, तो ऑब्वियसली बात है वर्क डन हुआ है। ठीक है, उस पर काम हुआ है, तो उसने भी कुछ काम किया होगा, जिसको भी हम लोगों को आगे पढ़ना है। तो हीट की अगर हम लोग बात करें, तो हीट में जो सराउंडिंग्स और जो सिस्टम है, वो एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। तो हीट ट्रांसफर का जो सबसे पहला रूटीन है, वो क्या रहता है, जो सबसे पहला अपने पास रूल है हीट ट्रांसफर का, हीट ट्रांसफर हमेशा कहां से कहां पर होता है, फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर। और किसकी तरफ होता है ये, टुवर्ड्स लोअर टेम्परेचर। ठीक है, हायर टेम्परेचर से कहां पे होगा, हमेशा ये लोअर टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, तो जो बॉडी गर्म है, वो ठंडी बॉडी को हीट प्रोवाइड करती रहती है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा, आपको एक गर्म बर्तन छूते हो तो आपको तुरंत वो बर्तन जो है गर्म लग जाता है, आप हाथ से छोड़ देते हो। हुआ क्या, जब आपने उसको छुआ तो आपके हाथ जो थे वो कम टेम्परेचर पे थे, ठंडे हैं हाथ, वो बर्तन गर्म है, तो जैसे आप पकड़ोगे वहां से हीट ट्रांसफर होगी आपके हाथों पे और आप छोड़ दोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ देर, मैं बोलता हूं कि कोई ऐसा बर्तन पकड़ो जो ज्यादा गर्म नहीं है, जो नॉर्मल है, तो जब आप उसको थोड़ी देर पकड़ के रखोगे, जितना आप झेल पा रहे हो, तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद ना आपको ये चीज फील होनी ही बंद हो जाएगी कि मेरे हाथ में कोई गर्म चीज भी थी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे हाथ और वो जो बर्तन का हैंडल है, वो दोनों सेम टेम्परेचर पे आ गए। तो हीट ट्रांसफर ना आपके पास सिर्फ तभी तक काम करता है जब तक दोनों बॉडीज आपके पास सेम टेम्परेचर पे ना आ जाए। जैसे दोनों बॉडीज सेम टेम्परेचर पे आती है, वैसे हीट ट्रांसफर मेरे पास क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, हायर टू लोअर तो ट्रांसफर करता ही है, पर ये जो हीट ट्रांसफर है कब तक चलेगा, जब तक दोनों बॉडीज सेम टेम्परेचर ना अटेन कर ले या अचीव कर ले अपने पास। आई बात है समझ में, हीट एक्सचेंज कब तक काम करेगा, जब तक कि दोनों बॉडीज किस पे ना आ जाए, सेम टेम्परेचर पे ना आ जाए। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर हमेशा कहां पर होगा, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे होगा। ठीक है, उसी के सामने आपके पास सिस्टम में एक कंडीशन लिखी हुई है। अब आते हैं उस पार्ट पर जो कि रहेगा आपके लिए सबसे पहला, जहां से आ रहा है एक डेरिवेशन, और यहीं से आपको एक फॉर्मूला भी पढ़ाया जाएगा जिसके बेसिस पे आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, और वो है वर्क डन। अब ये वर्क डन कौन सा है, एक्सपेंशन का या कंप्रेशन का। ठीक है, अब आप जरा इसको ध्यान से समझना है, जो वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन है, ये है क्या। चलो, अपने पास सोचो ये कोई क्लोज कंटेनर था। ठीक है, पहले इस क्लोज कंटेनर में जो आपके पास वॉल्यूम है ना किसी भी गैस का, वो बस यहां तक भरा हुआ है। ठीक है, इनिशियली इसमें जो अपने पास गैस की हाइट है वो इतनी है, तो मैं कह देता हूं ये लेंथ हो गई। इसको आप एल भी कह सकते हो या फिर एच भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब इसका जो बेस है, अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो सिलेंडर है, जितने भी अपने पास फ्लास्क होते हैं, कंटेनर होते हैं, वो कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। तो इसके बेस का ना एक एरिया ले लेते हैं, और इसके बेस का एरिया कितना ले लेते हैं हम लोग यहां पर, ए। ठीक है, इसका बेस का एरिया कितना ले लेते हैं, मतलब जितना ये बन रहा है उतना ही ये भी रहा होगा। ये एरिया कितना आएगा, इसका एरिया ऑफ बेस ए आएगा। ठीक है, तो पहले यहां पर हम लोग ये सारी टर्म्स मेंशन कर देते हैं जो हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने ए यूज करा है, ये ए क्या है, एरिया ऑफ बेस ऑफ कंटेनर। ठीक है, और एल क्या है मेरे पास, हाइट ऑफ गैस लेवल इनिशियली, कि आपके पास जो गैस थी वो इनिशियली कितनी हाइट तक यहां पर भरी हुई है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, देखो होगा क्या, यहां पर आप ना एक पी प्रेशर लगाओगे। ठीक है, आप क्या करोगे, एक पी प्रेशर लगाओगे, तो इसको आप दबाओगे यहां से। तो जब आपने इस पे एक एक्सटर्नल प्रेशर पी लगाया यहां से, पी मेरे पास क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड। किस पे अप्लाई किया हम लोगों ने, ये गैस पर। ठीक है, पर ध्यान रहे गैस अपना खुद का भी तो कोई प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ठीक है,
जो कि इंटरनल प्रेशर रहेगा। तो हमारा जो ये एक्सटर्नल प्रेशर है ना, बस ये ध्यान रखना, ये उससे कम है अभी, ठीक है, हाँ उससे कम है। तो ये जो P यहां पर लग रहा है, इट इज लेस देन द P इंटरनल। ये P इंटरनल कौन एक्सर्ट कर रहा है? एक्सर्टेड बाय गैस। तो जो गैस थी ना, ये इंटरनल प्रेशर किसने एक्सर्ट किया है? गैस ने। आपने कौन सा प्रेशर लगाया है? एक्सटर्नल, P वाला, ये कम है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि कंप्रेशन नहीं होगा, क्या होगा मेरे पास? एक्सपेंशन होगा, ठीक है, क्योंकि भाई अंदर वाला प्रेशर ज्यादा है। तो अब इसका लेवल जो था इनिशियली, अब ये तो नहीं रहेगा, थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। और मैं मानता हूं बहुत धीरे धीरे, बहुत छोटा छोटा चेंज आ रहा है, हल्का हल्का चेंज आ रहा है। और मैथ्स में जब भी हल्के चेंज को बताते हैं तो उसको क्या लिखते हैं? वो हल्का चेंज कितना आया? dl, ठीक है। तो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं, गैस विल एक्सपैंड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट कर रही है? एक्सटर्नल प्रेशर P के। तो देयरफॉर स्मॉल चेंज इन गैस लेवल, कितना ले लिया मैंने वो स्मॉल चेंज? dl हो गया, ठीक है। तो भाई इसका मतलब आपकी गैस वर्क डन कर रही है, ठीक है, काम कर रही है, तभी तो अपना जो लेवल है वो बढ़ा पा रही है। तो स्मॉल वर्क डन बाय द गैस, कितना ले लेंगे इसको? dw, ठीक है, स्मॉल वर्क डन, ठीक है, छोटा छोटा वर्क डन करेगी। क्योंकि आप जो प्रेशर लगा रहे हो ना, ध्यान रहे कि हम लोग जो प्रेशर लगा रहे हैं, पहली बात ये कांस्टेंट है, ठीक है, आप बढ़ाओगे नहीं, ऐसे नहीं पहले ज्यादा कर रहे हैं फिर कम कर रहे हैं। कांस्टेंट प्रेशर लगा रहे हैं, धीरे धीरे फोर्स कर रहे हैं, धीरे धीरे पुश कर रहे हैं इसको नीचे तक। ये बात आई समझ में? जितना यहां तक अपने पास यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो आपके पास ये वर्क डन है ना, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपने फिजिक्स में पढ़ाई होगा, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही, F इंटू एस। कितना फोर्स लगा, ठीक है, या किस फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन हुआ, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो आप मुझे बताओ, ये जो छोटा वर्क डन यहां पर dw हुआ है, ठीक है, फोर्स, और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके कारण? dl का। छोटा छोटा जो dl की जो लेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी जब जब गैस अपने पास यहां पर एक्सपैंड करेगी, ठीक है। ये जो छोटी छोटी जो लेंथ है, लेवल अपने पास यहां पर राइज होता हुआ चला जाएगा। तो ये जो dw किसके इक्वल आया अपने पास? F इंटू dl के। अब आपको भी पता होगा ऑल्सो, अभी आप इसको कह दो कि ये इक्वेशन 1 है। अब अपने पास जो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू एरिया। क्यों? क्योंकि P किसके इक्वल होता है? F अपॉन A के। तो F किसके इक्वल हो गया? प्रेशर इंटू एरिया के, ठीक है। तो क्या मैं यहां पर ये जो एरिया है, ये प्रेशर कौन सा लेंगे बताओ? प्रेशर इंटरनल लेंगे, एक्सटर्नल लेंगे? क्योंकि वर्क डन किसके अगेंस्ट हो रहा है यहां पर? एक्सटर्नल प्रेशर के, ठीक है। ये फोर्स कौन सा है आपका? ये एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट, वर्क डन जो गैस कर रही है ना, वो किसके अगेंस्ट कर रही है? आपके एक्सटर्नल फोर्स के। तो प्रेशर भी वही वाला लिया जाएगा। तो इक्वेशन 1 जो है मेरी, वो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? अगर आप इक्वेशन 1 से यहां पर अपने पास वापस ये चीज निकालोगे, तो इक्वेशन 1 अपने पास अब आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी कि भाई जो dw था वो किसके इक्वल हो गया? F की जगह अब मैं क्या लिखूंगा? P इंटू A इंटू dl। अब जरा इस बात पे ध्यान देंगे, यहां पर एरिया मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, ठीक है। ये एरिया किसका है? बेस का एरिया है, इतना एरिया। तो ये बेस एरिया है वो, अगर इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये किसका फॉर्मूला होता है मैथ्स में? वॉल्यूम, बिल्कुल सही। एरिया ऑफ बेस की अगर मल्टीप्लाई हाइट से हो जाएगी तो आपको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये एरिया है ना, ये आपका वो कंटेनर का बेस है, मतलब ऐसा समझना है पानी, जो भी पानी जो गैस थी अपने पास, वो गैस इस मैनर में जो भी एरिया कवर करेगी वो बेस के एरिया के इक्वल होगा। तो ये ए लिया है तो ये भी ए है, सर्कुलर जो रिंग बन रही है यहाँ पे। अब ये डीएल लेंथ ऊपर चढ़ी तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वॉल्यूम ऊपर कितना चढ़ रहा है, कितना वॉल्यूम यहाँ पर एक्सपैंड हो रहा है, एक्स्ट्रा जो वॉल्यूम है। तो ये जो ए इंटू डीएल है ना, अब ये ए इंटू डीएल वो छोटा वॉल्यूम हो गया, तो ये बन गया पी डॉट डीवी। जहां पर ये डीवी क्या है अपने पास? ये आपके पास स्मॉल
वॉल्यूम चेंज है जो कि अकर होगा ड्यूरिंग एक्सटर्नल प्रेशर एप्लीकेशन। जब आपने बाहरी प्रेशर लगाया तो उसके कारण जो भी यहां पर वॉल्यूम चेंज आया उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, यहां पे डीवी बोल दिया। तो ये समझ आया, dw इक्वल्स टू pdv हम लोगों ने कैसे निकाला है। अब अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो जब भी किसी छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी बनानी होती है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो जो टोटल वर्क डन है w वो कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw। इसका मतलब आपको किसका इंटीग्रेशन करना है, p इंटू dv का। अब लिमिट लगाएंगे क्योंकि भाई वॉल्यूम आपके पास ना कांस्टेंट थोड़ी है, ठीक है, चाहे मेरे पास एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, पर वॉल्यूम v1 से v2 जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन जब भी किया जाता है तो इंटीग्रेशन करते वक्त आपको बताया गया होगा भाई कांस्टेंट को बाहर बुला लेते हैं। आपको भी पता है कि ये जो प्रेशर है ये कौन सा प्रेशर है मेरे पास, एक्सटर्नल है, और हमने पहले ही कहा था कि मैं जो प्रेशर है वो चेंज नहीं करूंगा। तो ये प्रेशर कैसा हो गया आपके पास, कांस्टेंट। तो ये इंटीग्रल से बाहर आ जाना चाहिए, P बाहर आ गया ना। अब किसका इंटीग्रेशन करना है आपको, dv का। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता था x, तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा v, ठीक है। और लिमिट क्या लगेगी, v1 से v2। फिर क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो ये बन गया p v2 माइनस v1, ठीक है। तो वर्क डन किसके इक्वल आ रहा है मेरे पास यहां पर, p v2 माइनस v1। और एक बहुत जरूरी चीज जिसको आपको नहीं भूलना है, ये वर्क डन अभी है कौन सा, ये वर्क डन बाय द गैस है, ठीक है। और गैस मेरे पास क्या थी यहां पर, सिस्टम। या आपके पास वर्क डन बाय द गैस है या फिर वर्क डन बाय द सिस्टम है। अब एक बात मैं आपको यहां पर बताता हूं, वो क्या होती है, वो होती है आज का जो लेटेस्ट आईयूपीएसी कन्वेंशन है, वो आपको कहता है कि जो वर्क डन बाय द सिस्टम है वो नेगेटिव है और वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव है, ठीक है। अभी जो चीज मैंने यहां पर बोली, अब आप इसको जरा ध्यान से समझना। अपने पास अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एसआई कन्वेंशन हमारे पास दो तरीके के वर्क हैं। एक है वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, और एक क्या है आपके पास, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। अब आप मेरे को खुद बताओ, अगर आपके सिस्टम पे वर्क हो रहा है, अगर आपके सिस्टम पे वर्क हो रहा है मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो ये गैस एक्सपेंड करेगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कंप्रेशन। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब है कौन सा वर्क हो गया मेरे पास, कंप्रेशन का। और वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर गैस वर्क डन करेगी तो फिर तो वो एक्सपैंड ही होना चाहिए। तो ये कौन सा वर्क डन हो गया अपने पास, एक्सपेंशन का वर्क डन हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये पता है कैसा होता है आपके पास, ये पॉजिटिव होता है और ये वाला कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव है और वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा है मेरे पास, नेगेटिव है, ठीक है। सिस्टम वर्क डन करेगा तो नेगेटिव है, सिस्टम पे वर्क होगा तो पॉजिटिव है, ठीक है। अभी हम लोग जो केस लेकर के चल रहे हैं वो क्या है, ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, वर्क डन बाय द सिस्टम है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना आपको अब जो फाइनल फॉर्मूला हम लोग पढ़ाएंगे उसमें ना एक नेगेटिव इंक्लूड हो जाता है, और उस नेगेटिव की इंक्लूजन को आप लोग समझना। तो मैं जो फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, वो फाइनल एक्सप्रेशन में जो W है इसमें ऐसे होता है, ये माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब क्या हो गया, V2 माइनस V1, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी का मतलब क्या है मेरे पास, चेंज इन वॉल्यूम। ये किसको बता रहा है, आपके V2 माइनस V1 को बता रहा है। पर ये फॉर्मूले में माइनस क्यों लगाया, ठीक है, ये फॉर्मूले में माइनस क्यों लगाया, इसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं क्यों होता है, ठीक है। नहीं वो भी नहीं है, कॉस थीटा यहां पे रीजन नहीं है। केस 1, ये वर्क डन जो है ना, ठीक है, वर्क डन आपको भी पता है कि भाई मेरे पास एक कंप्रेशन का होगा, एक एक्सपेंशन का होगा, ठीक है। चलो मैं आपको बोलता हूं कि अपने पास जो केस है वो एक्सपेंशन का बन रहा है। अगर एक्सपेंशन होगा तो आप मेरे को बताओ V2 ज्यादा होगी या V1 ज्यादा होगी, V2
अगर एक्सपेंशन हुआ है तो क्या ज्यादा रहेगा आपके पास, V2, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगी। ठीक है, बिल्कुल सही, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगी। तो अगर मैं यहां पर V2 माइनस V1 की बात करूं तो जो W है, W की वैल्यू क्या आएगी, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V था ना। तो डेल्टा V कैसा आ रहा है आपके पास, पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। तो आपका वर्क डन कैसा आया बताओ मेरे को, कैसा निकल करके आ रहा है आपका वर्क डन, नेगेटिव। तो एक्सपेंशन में वर्क डन कैसा लिया है हम लोगों ने, नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव था, बिल्कुल आ रहा है नेगेटिव एक्सपेंशन का, इसलिए नेगेटिव हम लोगों ने यहां पर यूज करा हुआ होता है, ताकि आप अपने साइन कन्वेंशन के साथ मिलकर के चल सको। ठीक है, दूसरा केस क्या बन सकता था भाई अपने पास, दूसरा केस क्या हो सकता था बताओ। दूसरा केस होता कि हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है यहां पर, कंप्रेशन हो रहा है। और अगर कंप्रेशन होगा तो फाइनल वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो V2 कम हो जाएगा और V1 ज्यादा रहा होगा। तो अब आप जब वर्क डन का यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे तो वर्क डन का फॉर्मूले में माइनस का P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V है। अब ये डेल्टा V कैसा हो गया आपके पास, ये नेगेटिव हो गया। तो अगर आपका डेल्टा V नेगेटिव हो भी जाए ना, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, तो वर्क डन कैसा निकल करके आ गया मेरे पास, पॉजिटिव। कर रहा है आपके साइन कन्वेंशन से मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है कि मेरे पास फॉर्मूला ये लगाएंगे हम लोग हर जगह। ठीक है, W इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V। ठीक है, सिर्फ P डेल्टा V कोई नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा इसको, माइनस P डेल्टा V, तभी आपके साइन कन्वेंशन जो है मैच करेंगे। आप अपनी मर्जी से कभी साइन मत लगाना। ठीक है, फॉर्मूला यही यूज करना। अगर आपके पास एक्सपेंशन हो रहा है तो V2 ऑब्वियसली बात है बड़ा हो जाएगा, और अगर कंप्रेशन हो रहा है तो V2 छोटा हो जाएगा। पर आप इसका ये साइन मत चेंज कर देना, कई बच्चों को ही कंफ्यूजन होता है, वो गलती करते भी हैं। वो क्या कहते हैं कि जब एक्सपेंशन हो रहा है ना तो वर्क डन नेगेटिव होता है, मतलब वो तब तो इसको इंक्लूड करते हैं, पर कंप्रेशन के वक्त पता है क्या करते हैं, इसके आगे ना प्लस लगा के सॉल्व करते हैं, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको एज इट इज ही पुट करना है। कंप्रेशन और एक्सपेंशन अगर हो रही है तो वॉल्यूम चेंज में डिनोट कराना उसको, फॉर्मूले में नहीं। तो ये है आपके पास सबसे पहला डेरिवेशन जो कि आपके पास रहेगा इस फॉर्मूले के लिए। और ये है मेरे पास किस चीज का फॉर्मूला हो गया आपके पास, ये वर्क डन का। ठीक है, और ये वर्क डन कौन सा है मेरे पास, एक्सपेंशन का भी हो सकता है, कंप्रेशन का भी, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। ठीक है, इसीलिए इसको ना WPV लिखा होता है, ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन है। आई बात समझ में। तो ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन है फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, पहला वाला जो आपके पास है ये रिवर्सिबल है, इसके बाद ही रिवर्सिबल रहेगा।